बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी पारा सातवें आसमान पर है। भले ही साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हों, लेकिन यहां चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुके हैं। सत्ता में काबिज रहने के अभी से जोर आजमाइश शुरू कर दी है। यही कारण है कि चुनावी साल को देखते हुए कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही वो सभी वर्गों को साधने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। अब एक बार फिर बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वर्ण जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन किया है। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह को आयोग का अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे एक दिन पहले ही जेडीयू नेता गुलाम रसूल को बिहार का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। खास बात यह है कि सीएम का यह फैसला पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के काराकाट में जनसभा हुई थी। इस जनसभा के बाद ही आयोग को लेकर अधिसूचना जारी की गई। सीएम नीतीश का यह फैसला स्वर्ण वर्ग के हितों को साधने और उनकी आवाज को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। सीएम नीतीश ने जो आयोग बनाया है, उसका काम स्वर्ण वर्ग के मुद्दों को उठाना और उनका समाधान करना है। सीएम नीतीश के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह सब चुनावी प्रयोग है। सीएम नीतीश हर वर्ग को अपनी ओर लाना चाहते हैं और इसी के तहत यह फैसला लिया गया है। ये आयोग पहले सवर्ण आयोग के नाम से बिहार में बनाया गया था और कार्यकाल पूरे होने के बाद ये विघटित जब हुआ तो फिर नए सिरे से सामान्य जातियों के विकास के लिए आयोग के नाम से इसका गठन किया गया है। देखिए, बिहार में न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है उसको नीतीश कुमार जी ने जमीन पर उतारा है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लिए। सवर्णों को भी उनको सशक्त करने के लिए सवर्ण आयोग बना था और आज जब केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की घोषणा की तो बिहार ने तुरंत ईडब्ल्यूएस को बिहार में भी लागू करने का निर्णय किया। जातीय सर्वे में जो सामान्य जाति की जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े परिवारों की भी पहचान की गई, तो फिर आयोग का गठन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जब आगे बैठक के दौरान हम रोड मैप जब तैयार करेंगे तो फिर व्यापक जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ शेखर कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत शेखर जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। शेखर जी, नीतीश सरकार ने अपनी चाल चल दी। नीतीश सरकार सभी जातियों को साधने में जुट गई है। चूंकि एनडीए का परंपरागत वोट बैंक रहा है, स्वर्ण जातियां काफी समय से नाराज चल रही थी। जिस तरह से जातिगत आरक्षण की बात चल रही थी या गणना की बात चल रही थी, अब उसको भी साधने की कोशिश की जाए। यानी कुल मिलाकर कहें तो नीतीश सबके हैं। देखिए आशीष जी, नीतीश जी की राजनीति जो आज विपक्ष पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, इस बात की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने करी। इसके दो पहलू थे। एक तो सामाजिक पहलू था कि इसकी जरूरत क्या है, और दूसरा इसका राजनीतिक पहलू था कि उससे आपके राजनीतिक हित आप कैसे साध रहे हैं। आज ये सवर्ण आयोग भी उसी चीज के लिए बनाया गया है कि राजनीतिक हित साधा जाए। मसला ये है कि जितने आयोग बनते हैं, क्या उन आयोगों में जो 5 साल जो काम होता है, वाकई उन जातियों के लिए कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज चाहे अल्पसंख्यक आयोग है या अन्य आयोग बनते हैं, तो वो कितने सक्रिय रहते हैं वाकई में जिस चीज के लिए वो बने। लेकिन हाँ, चुनाव से पहले ये एक मास्टर स्ट्रोक जरूर है कि अब तक जातिगत जनगणना वाली जो बात थी, जो कि पिछड़ी जातियों के लिए थी, उसका भी श्रेय इनको जाएगा। और साथ में एक सवर्ण आयोग जो है बनाकर चुनाव से पहले ये दोनों तरफ बैटिंग करने वाली बात हो गई है इनके लिए, दोनों तरफ से इसको। मैंने इसीलिए कहा, आपने सुना नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि नीतीश सबके हैं।
एक के जी, नहीं है, बिल्कुल, नीतीश बिल्कुल। सबके हैं। जी जी जी। डॉक्टर निहोरा बिल्कुल। प्रसाद जी, नीतीश सबके हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं हम्म, कि चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है। हम्म। तो ये निर्णय और कहां से आया, इससे अ, पहले क्यों नहीं लिया गया डॉक्टर निहोरा जी? अब बोलने दीजिएगा तब ना। हाँ, तो आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर हम चुनाव आपसे के पूछेंगे। हाँ बिल्कुल हाँ, पूछिएगा। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, बोलिए जी। चुनाव को मद्देनजर में रखकर सरकार कोई निर्णय नहीं ली आज तक। जितने भी बिहार में उन्हें 2011 में भी स्वर्ण आयोग बनाए गए थे और उसके आधार पर रिपोर्ट भी आए और कार्रवाई भी हुई, और यही कारण है कि आज 10% आरक्षण उच्च सामान्य वर्ग के लोगों को ईबीसी जो है ईडब्ल्यूसी उनको भी दिया गया। तो हमारा नीतीश कुमार जी का जो काम है वो सभी वर्ग में जो गरीब हैं वो कैसे मजबूत और विकसित हो, यह काम वोट के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जो वोटर है, जो जनता है बिहार का, किस प्रकार मजबूत हो हर वर्गों में, चाहे महिला हो, चाहे आपने देखा होगा कि महादलित भी हम लोगों ने बनाया, उसके रिपोर्ट के आधार पर काम हुआ। आपने देखा होगा कि अति पिछड़ा आयोग भी बिहार में बनाए गए, वो तो चुनाव के पहले से बनाए गए थे। उसमें भी हम लोगों ने रिपोर्ट के आधार पर काम किया, और मैं स्वयं पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य था। और अभी विश्लेषक कह रहे थे कि काम होता है कि नहीं होता है। पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्य रहने के नाते मैं जितना इन वर्गों के लिए उसे कमीशन में काम किया तो लगा कि हाँ कुछ काम किया। इसलिए काम होते हैं, निर्णय को सरकार लागू करती है, और कोई राजनीतिक मसले से नहीं, कोई वोट के मसले से नहीं, हमको उत्थान करना है बिहार का। और जब बिहार का हम उत्थान करेंगे तो बिहार में जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी वर्ग से आते जी। हो, अपर कास्ट से क्यों नहीं हो, पिछड़े से क्यों नहीं हो, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको किस प्रकार मजबूत किया जाए। एक बात मैं बताता हूं कि सवर्ण आयोग के यह बिहार में रिपोर्ट के आधार पर बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे स्वर्ण जातियां हैं उनको भी हम लोग इंदिरा आवास दे रहे हैं। जो सुविधाएं अन्य लोगों को मिलता है वो सुविधाएं उनको भी आज से नहीं बल्कि वह 13 के बाद से ही हम लोग उनको देने का तो फिर काम ये आयोग बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जब सब कुछ दे ही रहे हैं? तो आयोग बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ गई कि उन वर्गों के लिए और क्या किया जा सकता है। सरकार उन वर्गों का भी ठीक- तो वर्गीकरण नहीं कर देंगे ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ। वर्गों का वर्गीकरण करने का सवाल कहाँ है? जो नहीं उन ना। वर्ग जो ठीक है, अंशवत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक बार सबके पास पहले चले जाएं। अंशवत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फिर मैं अमित जी के पास आऊंगा। अंश जी, आपका रिएक्शन। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने यहाँ पे कहा कि नीतीश जी सबके हैं। सच्चाई यह है कि नीतीश जी सबके नहीं, सिर्फ वहां पे है जहां पे उनको राजनीति दिखती है, जहां पे अरे उनको सत्ता अंश जी, दिखती है। 2015 में आपके भी थे, ये मत बोलिए कि आपके नहीं थे। 2015 में आपके भी थे भाई साहब। नहीं नहीं, हाँ मैं पूरा जवाब दे देता हूँ, क्योंकि सच्चाई है कि अगर नीतीश जी सबके होते तो आज बिहार के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। अगर नीतीश जी सबके होते तो आज जंगल राज इतना फैल नहीं रहा होता कि कभी एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या हो जाती, कभी जो है 26 मई को जैसा आपने देखा होगा तस्वीरें कि पुलिस के सामने गोलीबारी हो रही है, तो ये सब चीजें नहीं होती। अब मैं आपके विषय पर आ जाता हूँ। सच्चाई ये है कि 2011 में भी इसका गठन किया गया था, जिस समय पे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। और हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये जो है ये एक चुनावी प्रयोग है, क्योंकि सवाल ये है कि आप तमाम कमेटियों का गठन करते, तमाम आयोगों का गठन करते, तमाम सिफारिश आती है, लेकिन सिफारिशों पे क्या आपने कभी अमल किया है? अगर मैं हाल फिलहाल का अगर उदाहरण लूं, आपने 2000 अभी कास्ट सर्वे किया, कास्ट सर्वे का आपने करवा के उसका क्या आपने लागू किया, ये सवाल हम पूछेंगे। 2011 में तमाम सिफारिश आई। सच्चाई ये है कि बिहार के 36% स्वर्ण जो जाति के लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी सिफारिश की उन्होंने बात की, लेकिन अभी तक वो धूल चाट रही है सिफारिशें। सच्चाई ये कि 55% जो स्वर्ण जाति के हैं उनके पास 1 एकड़ की भी जमीन नहीं है। इस पर आपने क्या कदम उठाया? इस पर आप नहीं जवाब दे पाएंगे। अच्छा, ये बताइए ना,
अंश जी कि कांग्रेस ने स्वर्ण जाति का मुद्दा कब उठाया, मुझे ध्यान में नहीं है, मेरी थोड़ी सी हो सकता है मेमोरी कमजोर हो, आप बताइए, मुझे ध्यान में नहीं, आपको याद है कब उठाया था? देखिए 2010 में ये मुद्दा उठा था, जिस समय पे लालू 15 यादव साल जी ने- पहले। हाँ 2010 में लालू यादव जी ने इसको उठाया था। 2011 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस ने कभी नहीं उठाया। नहीं तो अरे आप आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के हिसाब से बोलिए ना। क्या हमारे गठबंधन के सहयोगी नहीं थे? क्या हमारे गठबंधन के सहयोगी नहीं थे लालू यादव जी? हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो हम गठबंधन में बात करेंगे ना। अगर आज हम कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा लेकर जा रही है, आज जो चुनाव होगा तो उसमें क्या कांग्रेस पार्टी अलग हो जाएगी? अरे गठबंधन में हम चुनाव लड़े तो गठबंधन में बात होगी। अगर आज जो सवाल नीतीश कुमार जी से पूछे जाएंगे, उनकी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, क्या बीजेपी को नजरअंदाज कर देंगे? क्या अरे बीजेपी इसमें नहीं थी? अरे आप उसके सरकार के सहयोगी हैं, आप उनके गठबंधन के सहयोगी को, उन सबको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। सवाल यहाँ पे आज नीतीश कुमार जी से इसलिए हम पूछ रहे हैं और उनके चुनावी प्रयोग को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि आपने 2011 में जब आप इतने इस आयोग का गठन किया था, आपने पैसे लगाए, तमाम चीजें की आपने। उस समय पे भी जब ये अपनी सिफारिशें लागू नहीं कर पा रहे थे, तमाम सिफारिशें आ रही थी, तमाम इस पे मुद्दे उठाए जा रहे थे, तब भी आपने क्या किया? तो वही सवाल पूछा जाएगा। जब उसने अपनी रिपोर्ट 2013 में सौंप दी, 2013 में रिपोर्ट सौंपने के बाद आपने कमीशन का गठन किया। कमीशन का गठन करने के बाद आपने क्या किया? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। आज बिहार की जनता वो सभी सवाल पूछना चाहती है, तो इसलिए तो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अनंत अमित जी जवाब दीजिएगा प्लीज। जी देखिए, यादव साहब बिहार से आते हैं तो यादव साहब को निश्चित तौर पे बहुत सारी जानकारियां होंगी, और वत्स जी मुझे लग रहा है कि आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मैं दो बात आपके जवाब देता हूं। आप कह रहे थे लालू यादव जी ने बात उठाया। आशीष जी आपको पता है हमारी सरकार ने 10 जनवरी 2019 को 10% स्वर्ण आरक्षण देने की काम किया, एनडीए सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किया। दूसरी बात, 2011 में 27 जनवरी 2011 में बिहार में स्वर्ण आयोग का गठन होता है, देश का पहला प्रदेश होता है जहां पे स्वर्ण आयोग का गठन होता है। 2013 में वो आयोग एक रिपोर्ट सौंपती है 13 जिला का सर्वेक्षण करने के बाद, और बस जी मैं बता देना चाहता हूं, उसी सर्वेक्षण के आधार पे बिहार के ईडब्ल्यूएस स्वर्ण S4 के स्वर्ण लोगों को 1.5 लाख रुपए देने का सरकार काम करती है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, और 1 से 10वीं तक के बच्चों को 10,000 रुपए देने का भी काम बिहार सरकार ने किया था। ये आपकी जानकारी के लिए बता दें। और आप स्वर्ण आय की बात कर रहे हैं, एक लालू यादव की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, जो कि हमारी 10% आरक्षण के खिलाफ थी। वो बोल नहीं रही थी लेकिन विरोध में थी, बल्कि आपकी पार्टी भी हमारे साथ थी। आप क्या बात करेंगे? आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। आज आशीष जी, बिहार में जिस तरीके से पुनः स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है और ईडब्ल्यूएस की मांग बिहार में कई वर्षों से चली आ रही थी, और आज बिहार के S4 के लोगों को यह लग रहा है कि हमारा भाजपा का और एनडीए का यह रहा है कि सबका साथ सबका विकास। निश्चित तौर पे ये आयोग बना है, और आयोग पहले भी बना था और लोगों की ये मांग आ रही थी। राज्य में तमाम आयोग है, देश में तमाम आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अति पिछड़ा आयोग है, पिछड़ा आयोग है। तो निश्चित तौर पे अगर स्वर्ण आयोग बन रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, सबके विकास की बात है। आज लेकिन ना सुनिए ना अनंत अमित जी, जब 27 जनवरी को ये स्वर्ण आयोग बना था 2011 में, मुझे ध्यान में है कि उस समय हाईकोर्ट के जज साहब थे डीके त्रिवेदी साहब, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बिहार तक ही सीमित क्यों रह गया फिर? निश्चित तौर पे आशीष जी आपकी बात जायज है। आज पूरे देश में ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ण जो है उसमें जो तबका पिछड़ा हुआ है वो केवल बिहार में है, दूसरी जगहों पर भी तो है ना। बिल्कुल आशीष जी, तभी देखिए 2019 में जब हमारी सरकार ने केंद्र में 10% आरक्षण जब स्वर्ण के ईडब्ल्यूएस को दिया, तो आपने देखा होगा कि पूरे देश में किसी भी दल ने ना इसका विरोध किया, न आरक्षण को लेके किसी ने कोई विरोध किया। ये पहला ऐसा हमारा दाव था और ये हमारा पहला ऐसा सफल प्रयोग था जो कि तमाम समुदाय के लोगों ने, तमाम जाति के लोगों ने उसको स्वीकार किया, और आज वो लागू है। और जिस तरीके से चल रहा है, आज उसको लोग 21% करने की मांग कर रहे हैं। सरकार उस पर भी गंभीर है। चुनाव का समय है, निश्चित तौर पे लोगों को ये लग रहा होगा कि चुनाव के लिए किया गया है, लेकिन ये चुनाव के लिए नहीं। जिस तरीके से यादव साहब ने कहा कि ये बिहार की मांग थी, कई वर्षों की मांग थी, और बीच में ये चूंकि बंद हो चुका था, पुनः इसको आयोग को गठित किया गया है, और हमें ये लग रहा है कि बिहार के लोगों की आशाओं के अनुरूप में सरकार काम करेगी और उनकी। अनंत अमित जी, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि इस आयोग के गठन करने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, इस आयोग के गठन करने के पीछे यह मंशा थी कि जो सर्वेक्षण हुआ था 2013 में त्रिवेदी साहब के नेतृत्व में, तो 11 जिला का सर्वेक्षण करने के बाद हम लोगों ने यह देखना चाह रहे थे कि उनके
सर्वेक्षण में जो गरीबी लोग, गरीब रेखा के, जैसे आपने बताया कि मैं भी बता सकता हूं कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे आशीष जी जो स्वर्णों के पास एक एकड़ से भी कम की भूमि है उनके पास, और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है निश्चित तौर पे। तो उनको, उनका विकास कैसे हो, उनके स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि S4 के लोगों के लिए कैसे उनकी उन्नति की जाए, इसी मामले को लेकर इसका आयोग का गठन किया गया। और हमें यह लग रहा है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये तमाम प्रदेशों में ऐसा होना चाहिए। शेखर कुमार जी, आपका रिएक्शन। देखिए, अगर आप देखेंगे, एक कायस्थ कम्युनिटी अगर बिहार में देखा जाए तो संख्या के हिसाब से बहुत कम रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी मजबूत रही है। और जो अभी वहां जातियों के समीकरण है, उस हिसाब से देखा जाए तो जितने सवर्ण जातियां हैं उनको अपने प्रतिनिधित्व ज्यादा मिला हुआ है अपनी संख्या के हिसाब से। हाँ, और कैबिनेट अभी में भी मंत्री वो ज्यादा हैं। डोमेस्टिक जी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके का आयोग, अभी मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए ही आया है, और इसका और कोई औचित्य जो है अभी फिलहाल तो मुझे नहीं समझ में आता है। जी। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। प्रमोद जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली में, आपका रिएक्शन। देखिए, सवर्ण आयोग का गठन किया गया और इसके साथ साथ 2 अन्य आयोग का भी गठन किया गया। और इसके पहले जो हम चर्चा सुन रहे थे, तो अवकाश प्राप्त जज D.K. त्रिवेदी थे, जिनके अध्यक्षता में जो है सवर्ण आयोग का गठन 2011 में किया गया था। और उसके पहले लगातार बिहार में ये मांग होते रही थी सवर्ण आयोग के गठन को लेकर के। और जब 2010 में जब सरकार बनी थी, उसके बाद जो है ये लागू हुआ था। लेकिन आप देखिए, अभी जो ये सवर्ण आयोग बनाया गया, या इसके अलावा जो अन्य आयोग का गठन किया गया, आप देखे थे कि कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, और महागठबंधन की सरकार में भी कुछ आयोग का गठन किया गया था, लेकिन सरकार के ठीक जाने के बाद जो है उसको भंग कर दिया गया। और अब जब बिहार में जो है अब चुनावी दहलीज पर हम खड़े हैं, मतलब एनडीए की सरकार बने हुए भी 16 माह बीतने को है, और मात्र 4 से 5 माह जो है बचा हुआ है, जो कि जो बिहार का चुनाव होना है, मई खत्म होने पर है, 2-3 महीना के बाद चुनाव का घोषणा हो जाएगा। तो इस प्रकार का किया गया है। तो ये तो विशुद्ध रूप से कहा जाएगा कि जब चुनाव को देखते हुए आपने जो है इसको गठन करने का काम किया। लेकिन आयोग का गठन जो है ये समस्याओं के निराकरण के दिशा में किया जाना चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक हित साधने के लिए किया जाना चाहिए। लगातार देखा गया है कि देखिए, चूंकि समस्याएं जब आती हैं, चाहे बाल श्रम आयोग हो, चाहे अन्य आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे दलित महादलित वर्ग आयोग हो, तो लोग जो पीड़ित पक्ष होते हैं वो उस आयोग में अपनी भावनाओं को, अपनी वेदना को, अपनी संवेदनाओं को और उनके ऊपर हुए अत्याचार को बतलाने का वो काम करते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर फिर निर्णय होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप जब इस प्रकार से लगातार कभी आप जो है गठन करते हैं और फिर कुछ माह में भंग कर देते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार आप उसका गठन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। अच्छा प्रमोद जी, आपकी बात से समझ में नहीं आया, आप इसका विरोध कर रहे हैं कि इसका समर्थन कर रहे हैं? आशीष जी, कोई भी व्यक्ति जो है, अगर सवर्ण आयोग का गठन की बात हो या कोई अन्य, देखिए हर समाज में जो है गरीब तबके के लोग हैं। अच्छा ये बताइए ना, 2010 में लालू जी ही उठाए थे ना स्वर्ण आयोग बनाने की मांग, तो अब ये बताइए कि आप समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? नहीं, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। हम आपकी पूरी बात सुने, हम एक बार भी बीच में आपको नहीं टोके हैं, अब टोके हैं, आप बोलिए। बोल लीजिए। अरे प्रमोद जी, पहले आप बोल लीजिए, फिर हम बोलेंगे, बोलिए ना। बिल्कुल, आपने जो कहा ना, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय छपरा की जनसभा में घोषणा करने का भी काम किया था कि अगर 2010 के चुनाव के ठीक पहले की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उस समय जो है हम डायरेक्ट जो है सवर्णों को 10% आरक्षण, जो गरीब सवर्ण थे उनको 10% आरक्षण देने की
बात उन्होंने कही थी, जबकि दूसरे पक्ष के जो लोग थे उन्होंने सवर्ण आयोग बनाने की बात कही थी और उस समय एनडीए की सरकार बनी और सवर्ण आयोग का गठन हुआ। हम कह रहे हैं कि अभी जब देखिए जो जातीय सर्वे हुआ, आपके प्रश्न का हम जवाब दे देते हैं, जो जातीय सर्वे हुआ उस सर्वे में भी जो आरक्षण का दायरा 65% किया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो था 10% उसको यथावत रखा गया। हमारा भी मानना है कि सवर्णों में भी गरीब वर्ग के लोग हैं और उनको भी मजबूती मिलना चाहिए, इसलिए चाहे सवर्ण आयोग, मैं तो सारे आयोग की बात कह रहा हूं ना, आयोग का गठन ही इसलिए होता है ना कि समाज के अंतिम उस वर्ग में जो अंतिम पंक्ति में लोग हैं जिनको दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो उपाय किए जाएंगे उसके लिए आयोग का गठन किया जाता है। तो आप ये बताइए ना कि समर्थन करने के विरोध में है। नहीं, मैंने तो कहा ना, सवर्ण देखिए किसी भी आयोग के गठन का हम विरोध थोड़े कर रहे हैं। हाँ। हमने कहा कि चुनाव को देखते मतलब हम चलवा दें नीचे ना, बड़ा बड़ा कि आरजेडी ने समर्थन किया, नीचे चलवा दें टिकर में चुनावी ये लेकर के चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने इस समय चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से चुनावी दहलीज पर खड़े इस बिहार में इसका गठन किया गया। मैंने सारी बातों का जिक्र करने का किया। महागठबंधन की सरकार में भी गठन हुआ, कुछ दिन के बाद उसको भंग कर दिया गया और उसके बाद फिर अभी जैसे जब चुनाव नजदीक है तो इसका ठीक है। गठन किया डॉक्टर गया। निहोरा प्रसाद जी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। निहोरा जी, आपने सुना प्रमोद जी को, प्रमोद जी की बात का आप जवाब दीजिएगा। देखिए आशीष जी, कांग्रेस और आरजेडी के बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। अब वो आप पर विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं पता नहीं नीतीश कुमार जी कब पलट जाएंगे। सुनिए ना, कांग्रेस और आरजेडी के बातों पर विश्वास नहीं लोग करते हैं। कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा उठाया कि बिहार में क्राइम बढ़ गए, पता नहीं 90 से 2005 तक कितना इनका जवान होंगे कि नहीं होंगे। हम लोग तो अपनी खुली आंखों से देखा कि गाड़ियों में किस तरह राइफल लेकर नल निकालकर खिड़कियां से पटना शहर में लोग चला करते थे और किस तरह हत्याएं होती थी। तो खैर उन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, वो विषय भी नहीं है। कांग्रेस के मित्र को एक बात और कहते हैं, आप भले ही अपनी पीड़ा उजागर करिए पिछड़ों के लिए, लेकिन पिछड़ों को वह दिन याद है कि आप कम से कम 3-4 दशक तक केंद्र के सरकार में नौकरियों में आरक्षण देने से वंचित कर दिया। का लेकर आयोग को आप कूड़ेदान में रख दिया, मंडल कमीशन को आपने लागू नहीं किया। आज भले ही राहुल गांधी दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन जितना नुकसान पिछड़ों को कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया। अब विषय पर हम आते हैं कि देखिए आरजेडी के लोग कहते हैं कि चुनाव के पहले बन गया। 2011 में कहा चुनाव था, उस समय जो स्वर्ण आयोग हम लोगों ने बनाया तो उस समय तो चुनाव नहीं था। हमने शुरू में कहा कि चुनाव देखकर कोई हम लोग निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय से जनता को, देखिए वेलफेयर स्टेट है, जनता को अधिक से अधिक जनता को कितना लाभ मिले यह निर्णय हम लोग लेते हैं। लेकिन यही बात तो उठा रहे हैं ना कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले, यही बात तो उठा रहे हैं। 16 महीने से सरकार चल रही है, उस समय क्यों नहीं आप लोगों ने निर्णय लिया? अब जब 5 महीने के बाद इलेक्शन है, 3 महीने के बाद, तो आप लोगों ने 2011 की बात क्यों नहीं करते हैं? 2011 के बाद जो कमीशन बने उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? महादलित आयोग बना, उस समय तो चुनाव नहीं थे। प्रमोद जी जवाब दीजिएगा। तो चुनाव नहीं थे, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊंगा। के लिए हम लोग कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आशीष जी, मैं वही सवाल अपने पहले कहने का काम किया कि जब महागठबंधन की सरकार जो 17 माह की सरकार थी उसमें कई आयोग का गठन हुआ, फिर सरकार बदलते ही आयोग के इन लोगों ने भंग करने का काम कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आखिर इसमें इनकी मंशा क्या रही होगी, ये समझने वाली बात है ना कि आप गठन करते हैं और तुरंत, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शेखर जी मैं आपके पास आता हूं। निहोरा जी जवाब दे दीजिए, शेखर जी के पास जाऊंगा। कार से हट गए, इनको हटा दिया गया, तो इनके जो पार्टी के कमीशन में लोग थे उनको कैसे रहने दिया जाता? ठीक है, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा प्रमोद जी। नहीं,
आशीष जी वही कह रहे हैं कि आखिर जब हम लोग हट नहीं गए, इन लोगों ने अब किस कारण से, जब 17 माह के अल्पकाल में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, नियोजित शिक्षक को ठीक है 4 लाख सरकारी जो ठीक है, समझ गया। शेखर कुमार जी, शेखर कुमार जी, एक सेकंड आशीष जी, बात पूरा नहीं आया। हाँ। जब आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हम लोग करते रहे, और उसके बाद जब इतनी अच्छी जब सरकार चल रही थी, तब इन लोगों ने आखिर किस दबाव में और क्या सोच करके जब ये पलट गए। अच्छा, वो पीड़ा अभी भी है क्या प्रमोद जी? सरकार पलट गई, उसकी पीड़ा अभी भी है क्या? ये आशीष जी, जनता जो है ना तैयार, चलिए जनता तैयार है। एक बार शेखर जी का रिएक्शन ले लूं। आनंद, अमित जी और अंश के पास भी बहुत समय से नहीं आऊं। शेखर जी प्लीज। आशीष जी देखिए, जब भी जातिगत राजनीति का ब्रह्मास्त्र कोई भी सत्तारूढ़ दल चलाता है, उसका विरोध खुल के कोई भी विपक्षी दल नहीं कर पाता है, क्योंकि उन जातियों की वोटें उनको भी चाहिए। ठीक है, के लिए कोई भी आदमी खुल के विरोध नहीं करेगा। लेकिन इन आयोगों में एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि पिछड़ी जातियों के लिए तो ठीक है कि उनके लिए अगर पिछड़ापन था तो कहीं ना कहीं उनकी जातियां भी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही है कि उनके साथ कुछ पाए। लेकिन सवर्ण आयोग, क्या जो लोग वहां पिछड़े वो क्या अपनी जाति की वजह से पिछड़े या सत्तारूढ़ दल की नाकामी की वजह से पिछड़े? अगर सत्तारूढ़ दल को इतने टाइम बाद ऐसे मुख्यमंत्री जो इतने लंबे समय से उनको लगता है कि हमारे अब सवर्ण भी, अब उनको भी आयोग मिलना चाहिए क्योंकि उनमें भी गरीबी है, पिछड़ापन है, वो तो आपकी सरकार की नाकामी है। उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव थोड़ी हुआ है। ठीक है, अनंत अमित जी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पे शेखर जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार विगत 75 वर्षों से, हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब से ये जातीय जनगणना से लेकर तमाम ये मांग उठता रहा है। मंडल कमीशन आने के बाद, जिस तरीके से बिहार में आने के बाद बिहार पूरे देश में स्वर्ण आयोग की गठन की मांग हो रही थी, तो बिहार पहला राज्य था कि 2011 में स्वर्ण आयोग का गठन करता है, और पहली हमारी सरकार एनडीए की सरकार होती है तो 10 जनवरी 2019 को 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने का काम करती है, स्वर्णों को। ये हमारी सरकार है। और जिस तरीके से बिहार में आज आयोग का गठन हुआ है, आयोग का नए आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि 2011 में जो बने थे, 2013 में सर्वेक्षण के बाद जो काम किए गए थे, जो अधूरे काम बचे हुए हैं, उस सर्वेक्षण के आधार पर उन कामों को पूर्ण किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था और मजबूत कैसे हो और इस स्वर्ण आयोग को संवैधानिक कैसे किया जाए, यह भी लोगों की मांग है। तो हमें यह पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार उसको संवैधानिक आयोग का गठन संवैधानिक दायरा में भी रखेगी और तभी उन जो सरकार की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे खड़ी उतरेगी। ठीक है, अंश जी। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात को सुना और तमाम प्रवक्ताओं की बात को सुना। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि 2019 में उन्होंने आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस को, हमने उनका समर्थन किया, ये अच्छी बात है, मैं इस चीज पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन क्या आप इस चीज पर अपनी पीठ थपथपा सकते हो कि आपने आरक्षण दे दिया? क्या ये आपका सिर्फ एकमात्र कदम है? क्योंकि सच्चाई ये कि नीति आयोग जब आप कहती है, आपने यहाँ पे जनरल क्लास के लोगों के लिए बात किया, आपने जो गरीब पिछड़े लोग उन सब लोगों की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 30% महिलाएं अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने के लिए बात करें तो उस चीज पर भी आप कुछ कर लेते। अगर आपको इतनी चिंता उनकी हो रही है तो सच्चाई ये कि जब बीपीएससी का पेपर लीक होता है उसमें तो तमाम वर्गों के लोगों के पेपर लीक होते हैं, उसमें भी आप कुछ कदम उठा लेते। और यहाँ पे आपने कांग्रेस को लेकर बड़ी बात करी कि हमने पिछड़ों के लिए नहीं किया, तो उस चीज पर भी एक आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो रिजर्वेशन थे 27% एजुकेशन में, वो हमने देने का काम किया। हमने ओबीसी छात्रों को, हमने जो है ओबीसी छात्रों को उनके नौकरी में भी 27% आरक्षण देने का काम किया था पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय पे। कांग्रेस पार्टी के सरकार जहां जिन जिन प्रदेशों में थे वहां पे हमने तमाम कमीशन बनाई और उनकी जो सिफारिश थी उसके आधार पर आरक्षण तक हमने लागू करने का काम किया। तो ये कह देना सिर्फ यहाँ पे झूठ बैठ के कि हमने कुछ नहीं किया, तो ये आपकी गलत है। सच्चाई ये कि आपने जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। और मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से नरसिम्हा राव साहब की प्रशंसा की बात सुना हूं। पता नहीं अंश जी, आप कल पता नहीं ऑफिस जाइएगा तो क्या होगा आपका पता नहीं। दूसरी बात, आशीष जी, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है, मैं आपको आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं। अभी वत्स जी महिला आरक्षण की बात कर रहे थे। बिहार पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे पंचायती राज में
50% आरक्षित महिलाओं के लिए नौकरी में, एकल नौकरी में व्यवस्था की गई है। ये हमारी एनडीए की सरकार की देन है। महिला की बात आप बदसी कर रहे थे, और जहां तक महिलाओं का उत्थान की बात है, विगत 11 वर्षों में हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जितना काम किया है, उतनी 65 वर्षों में कांग्रेस ठीक की है, सरकार अंश ने जी की कभी बातों को मदद सुन नहीं लेते की। हैं। अंश जी लगातार बोल रहे हैं। अंश जी क्या कह रहे थे आप, एक बार फिर से पीटने से बोलिए। कुछ नहीं होगा, ये आपकी नाकामी है। अगर वो कहते हैं कि 46% स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो कृषि पर निर्भर करते हैं, उसके बावजूद अगर अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, तो ये आपकी नाकामी है। अपना फिर थपाने का काम मत करिए। अगर 55% स्वर्ण जाति के लोगों के पास एकड़ की जमीन तक नहीं है, ये आपने खुद ने स्वीकार किया है, जिसमें आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। ये आपकी नाकामी, आपकी सरकार की नाकामी, के गठबंधन की नाकामी है। तो आप इन सवालों का जवाब देके जाइए। नहीं, आपके सवाल हो नहीं पाए थे। एक्चुअली आप लगातार सवाल अपने पूछे जा रहे थे। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से दो आपके सवाल जो है वो अगर आप बता दें तो हम अंश जी से उसका जवाब ले लें। हम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अनंत अमित जी हैं। बताइए अंश जी, कौन से सवाल हैं आपके? मैं इनसे ये कह रहा हूं कि ये यहाँ पे जो बड़ी अपनी पीठ जो है तपाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अपनी रिकमेंडेशन दी थी 2011 में, जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख रुपए से जो कम कमाते हैं उनको आप गरीब कंसिडर करिए। लेकिन उन्होंने जो तमाम अपनी सिफारिश दी थी उस पर आपने क्या काम किया है, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो ये जवाब दीजिए कि 46% जो है स्वर्ण जाति के, वो कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन आज भी उनको गरीबी के कारण अपने क्यों जो है जमीन बेचने पड़ रहे हैं। इस चीज का आप जवाब दीजिए, आपने क्या काम किया है, ठीक है, आपने इस चीज ठीक पर है। क्या काम अरे किया है। अनंत जी इसका जवाब दीजिएगा और अंश जी की जोश की तारीफ कर लीजिए। यंग हैं, युवा हैं और लगातार बोले जा रहे हैं। इतना तो शायद अनंत अमित जी और मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल आशीष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बस जी ऐसा है कि आप 46% जिस तरीके से कृषियों की बात कर रहे हैं, स्वर्ण कृषकों की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब त्रिवेदी साहब के नेतृत्व में जो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद 2013 के बाद कई ऐसे परिवार हैं बिहार में, लगभग 10,000 से ज्यादा परिवारों को 1.5 लाख रुपए देने का काम किया, और पहली से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपए देने का काम किया, जो कि अब भी दिया जा रहा है। और जहां तक कृषि की बात है, कृषि में एमएसपी के आपने देखा होगा कि परसों हमारी सरकार ने 50% एमएसपी देने का काम किया है, और बिहार को कृषि मैप बनाने का काम, पहला ऐसा प्रदेश था एनडीए की सरकार में जिसको कि बिहार एग्रीकल्चर मैप बनाने का ठीक काम। है, लेकिन अमन जी ये बताइए, हमारी अनंत अमित जी, कि पलायन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग? निश्चित क्या तौर पे वजह है? आशीष जी, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए। पहले आपने देखा होगा कि पहले नेता लोग दूसरे प्रदेश में जाते थे और बिहार के मजदूरों की तारीफ करते थे, लेकिन विगत 2-4-5 वर्षों से पलायन को लेकर जिस तरीके से बिहार के नेताओं के बीच में और हमारी सरकार के बीच में पलायन रोकने को लेकर जिस तरीके से सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है, आज चले जाइए किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी दुनिया में आपको मजदूरी वर्क करने वाला व्यक्ति अगर मिलेगा तो बिहार के लोग होंगे। आज दूसरे प्रदेश को विकसित करने वाला बिहार स्वयं आज जिस तरीके से जहां पे खड़ा है, उसको विकसित करने की जरूरत है, और हमारी सरकार कृत संकल्प है कि पलायन को रोकना है और बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन अंश से एक बार जवाब ले लूं, क्योंकि लगातार जो है ये कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। वस जी आप बताइएगा। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, मैंने प्रवक्ता की बात को सुना, उन्होंने कहा कि आज आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे आपको मजदूर का जो काम करने का काम जो है वो बिहार के लोग मिलते हैं। तो ये आपकी जो है वाहवाही करने की बात नहीं है। सच्चाई है कि जो बिहार के होनहार युवा हैं, आज वो परीक्षा देने जाते तो परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, अगर उसका पेपर हो जाता है तो उसका परिणाम नहीं आता है, और आप उनको नौकरी नहीं देते, उसकी वजह से उनको दूसरे प्रदेशों में काम करना पड़ता है। और क्या काम करना पड़ता है? उनको मजदूर का काम करना पड़ता है। आज एक क्लर्क का अगर पोस्ट होता है, क्लर्क के पोस्ट में भी 2 करोड़ युवा अरे अगर अंश जी, पेपर मैं भरने जाते हैं, तो ये एक आपकी सवाल का जवाब वाहवाही दीजिएगा। करने की अरे बात नहीं है, रुक ये जाइए, आपकी रुक नाकामी जाइए, है थोड़ा यहाँ सा पे। रुक जाइए। पलायन जी। का मुद्दा अभी नहीं है। आपने भिखारी ठाकुर जी को पढ़ा है अंश जी? किनको? भिखारी ठाकुर को पढ़ा है आपने? जी बोलिए। 1917 में उन्होंने एक नाटक लिखा था विदेशिया। अगर आप उस नाटक को पढ़ें, मुझे नहीं पता कि आपने वो नाटक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफ आपको बता दूं। उस नाटक में एक गांव का युवक होता है और उसकी शादी होती है। गौने से जब उसकी पत्नी आती है तो वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका नाम वो सुंदरी रख देता है। फिर वो कमाने के लिए कोलकाता चला जाता है और वहां से जो व्यथा होती है वो शुरू होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये पलायन का मुद्दा एनडीए की सरकार आ गई तो शुरू हुआ।
1917 से भिखारी ठाकुर जी, जिन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है, उनकी नाटक में इन सारे दर्दों का वर्णन है। एक बड़ा मुद्दा है, सरकार कोई भी हो, पलायन को लेकर काम नहीं हुआ है, रोकने को आशीष जी, लेकर। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूं। हम्म, देखिए, पलायन ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में होता है। पलायन जो होता है तमाम प्रदेशों में होता है। मुंबई से भी कई लोग जाते हैं, दूसरी चीजों में, दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे अरे प्रदेशों में मुंबई जाते का हैं। कौन मिल जाता है आपको दिल्ली में गार्ड का काम करते हुए? क्या बात करते हैं अंश जी, कोई मिलता है आपको? आशीष जी, मैं जवाब दे दूं। मैंने उदाहरण के लिए कहा, मैंने कहा कि सभी प्रदेशों से होता है। अरे ऐसा लेकिन जब नहीं बीजेपी होता, उदाहरण डेटा के साथ दिया जाता है अंश जी। निहोरा, आशीष जी, नहीं, ठीक आप मेरी है, बात को उदाहरण गलत समझ रहे हैं। हमेशा आपकी बात डेटा को- के साथ दिया जाता है। ठीक है, प्रमोद जी से सुन लेते हैं। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपको बताता हूं, मैंने यहाँ पे कहा कि सभी प्रदेशों से होता है, लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि मजदूर का काम जो होता है, आपको डेटा बताऊं, बिहार की आबादी 13 करोड़ है, 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। 2 करोड़। अरे मैं आपको डेटा बता रहा हूं अंश जी, डेटा पे मत जाइए, मत जाइए, मैं आपको पूरा डेटा बता दूंगा। प्रमोद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, प्रमोद जी। नहीं, ये जो पलायन की जो बात हो रही है, हम लोग लगातार इस विषय को उठाने का काम कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से काबिज हैं और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है। बावजूद बिहार में कितने उद्योग धंधे इन लोगों ने अरे लगाने आपके का टाइम काम में किया। कितने लग गए थे प्रमोद जी? हाँ, तो सुन लीजिए आशीष जी, हाँ। थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए। मैं हमारे बिल्कुल नेता धैर्य रख के सुनूंगा। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो 3 बड़े उद्योग बिहार में ही लगाने का काम किया था। आप पूछिए ना कि 2005 से 2025 के बीच में इन्होंने कितने उद्योग धंधे लगाने का काम किए। मुख्यमंत्री थे तब क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं बिहार में तो कहते हैं अगले बार जब हम आएंगे तो बेतिया के चीनी मिल से उत्पादित चीनी की चाय बना करके पिएंगे। लेकिन वो ये धड़ा का धड़ा है, 2014 से 2025 हो गया। कहते हैं मुजफ्फरपुर के पताही में उसी मैदान में जो है जनसभा करते हैं और हर बार कहते हैं कि इसको हम एयरपोर्ट बना देंगे, लेकिन वो यथावत है। तो आखिर अनंत अमित जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन तो ये लोग कर अनंत अमित जी जवाब दीजिएगा इसका। जी आशीष जी, देखिए प्रमोद भाई, ऐसा है कि 2005 तक जो बिहार की स्थिति रही है वो किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके से बिहार तो शुरू से पलायन कर रहा था, ये कांग्रेस के शासनकाल से ही, आजादी के बाद से ही बिहार के लोग पूरी दुनिया में घूम रहे थे, मजदूरी भी कर रहे थे, अधिकारी भी कर रहे थे, आईएएस भी बन रहे थे, आईपीएस भी बन रहे थे। आपको मैं एक उदाहरण आशीष जी बताना चाहता हूं। आप मुंबई चले जाइए कभी, आप मुंबई एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपको जो पोर्टर मिलेगा वो बिहारी होगा, आपको जो गाड़ी तक छोड़ने जाएगा बिहारी होगा, गाड़ी का ड्राइवर बिहारी होगा, जिसके यहां मिलने जा रहे होंगे दरवाजा खोलेंगे पानी पिलाने वाला बिहारी होगा, जिससे मिलने जा रहे होंगे वो अधिकारी भी बिहारी होगा। ये बिहार है। और प्रमोद जी, मैं आपकी बात पे आता हूं। 2005 के बाद जब से हमारी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, लगातार बिहार में जिस तरीके से बिहार को आप लोगों ने पटरी से उतार दिया था, बिहार में 2 ही चीज बचा हुआ था, बालू और आप, बाकी। लेकिन आज मुख्य धारा में लाने का काम हम लोगों ने बिहार को जिस तरीके से किया है, आज बिहार आर्थिक दृष्टिकोण में पूरे देश में 5वें नंबर पर है। यह हमारी एनडीए की सरकार की देन है। आज बिहार मुख्य धारा में जिस तरीके से जुड़ रहा है वो निश्चित तौर पे एनडीए के किए गए कार्यों। ठीक है, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं उसके। प्रमोद जी देखिए आशीष जी, 20 वर्षों से शासन सत्ता में रहने के बाद भी जब ये पूर्ववर्ती सरकार पे ठिकरा फोड़ते हैं तो इनकी नाकामी जो है अपने आप प्रदर्शित होती है, ये समझने की बात है। और बिहार की जनता जो बेरोजगारी का, महंगाई का और पलायन का जो दर्द और दंश झेलने का काम कर रही है ना, इंतजार सिर्फ कर रही है कि कब चुनाव होगा और इनको इनकी विदाई की जाएगी। इन बिहार की जनता ने देखा कि 2020 के पहले 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे, लेकिन ये लोग बहालियां नहीं कर रहे थे, और बहाली कर रहे थे तो नियोजित शिक्षक नियोजन के आधार पे या संविदा के आधार पर। लेकिन डॉक्टर निहोरा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर निहोरा जी को भी सुन लेते हैं। प्रमोद जी सुन लीजिए ना डॉक्टर निहोरा जी को। आशीष जी, पलायन पर अगर बहस कराना है तो एक समय दूसरे डिबेट रखिए। नहीं, अंश जी ने चूंकि मुद्दा उठाया था इसलिए उस पर बहस हुई थी। हाँ, तो इस पर जरा 2 मिनट हम भी मतलब थोड़ा बोल दें। आप डाल दीजिए, प्रकाश डालिए। बिहार में पलायन 12% घटे हैं, ये आंकड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आंकड़ा लाकर दिखा दूंगा कि जब अलग से डिबेट करेंगे। दूसरी बात है कि अगर बिहार और झारखंड ज्वाइंट था तो कमजोर और पिछड़ा कांग्रेस ने किया। आप कहिए कैसे किया?
ये जो भाड़ा समानीकरण नीति जो अपनाया, उसमें बिहार और झारखंड को अरबों खरबों रुपया नुकसान हुआ, और जो उद्योग लगना चाहिए था बिहार झारखंड में, वो उद्योग नहीं लगे। तो ये दोषी कांग्रेस है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पलायन की बात, अच्छा ये जो आरजेडी वाले बोल रहे हैं, मैं भी रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल में, सारे लोग रहे हैं, मतलब कृषि कराना बंद कर दिया था, लोग बैन लगा दिया था खेत में करने वाले मजदूर बाहर जाने लगे। व्यापारी को किस तरह तंग किया गया बिहार में, सारे व्यापारी बाहर चले गए। डॉक्टर्स, इंजीनियर, तमाम जो मजबूत लोग थे, इस तरह परेशान किया गया, तो सारे के सारे बाहर चले गए। अब नीतीश जी की सरकार बनी है, किसी दिन विस्तृत डिबेट करेंगे, तब ये, क्योंकि डिबेट से हम डाइवर्ट हो रहे हैं। शेखर कुमार जी आई तो हुआ, ठीक है, मैं समझ गया, उस पर किसी दिन आराम से करेंगे। शेखर कुमार जी, ये जो आज मूव किया गया है एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से स्वर्ण आयोग बनाकर, इससे आने वाले चुनाव में कितना फायदा आपको एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है? हालांकि परंपरागत वोट बैंक है, लेकिन नाराजगी भी थी जिस तरह से जातिगत जनगणना या आरक्षण के मुद्दे चल रहे थे। देखिए, मैंने आपको पहले जो बात कही थी कि मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आ रहा, और भाजपा प्रवक्ता ने जो जवाब दिया कि ये सवर्ण आयोग की जरूरत क्या है, क्या उनके पिछड़ेपन के लिए उनकी जाति जिम्मेदार है जो सवर्ण है, तो उसका जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, एक राजनीतिक मैसेज देने वाली जो बात है, इससे बिल्कुल एक राजनीतिक मैसेज देकर एक एडवांटेज वाली स्थिति इनकी बन रही है, और इनका विपक्ष इस टाइम इस स्थिति में नहीं है कि वो इसका विरोध कर पाए, क्योंकि सवर्णों की वोट उनको भी चाहिए। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। हालांकि शेखर कुमार जी, आप यूं कहें कि विपक्ष को धीरे धीरे मुद्दा विहीन करते जा रहे हैं ये? जी देखिए, ये हर जगह होता है, ये हर राज्य में या केंद्र की भी अगर कोई जातिगत उसको लेकर कुछ बात होती है, कहीं पर गुर्जर आरक्षण मांगा जाता है, कहीं जाट आरक्षण, तो विपक्ष जो है उस टाइम खुल के उसका विरोध भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको भी उन वोटों की जरूरत होती है। तो ये तो एक राजनीतिक दाव, जातिगत ब्रह्मास्त्र ऐसा है जो हमेशा ही चलता है, सफल रहता है, और उसके जरिए अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाता है। लेकिन शेखर कुमार जी, एक चीज जो दर्शकों को लिए समझाई कि इस आयोग के बनने से फायदा क्या मिलेगा स्वर्ण जाति को? मेरा बेसिक प्रश्न यही है कि जहां पिछड़ी जातियों की बात होती है, तो उनका बहुत सालों तक शोषण हुआ उनके जातिगत स्थिति को लेकर, लेकिन सवर्णों के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उनकी जाति को लेकर उनका शोषण हुआ हो, वो जाति की वजह से पिछड़े हुए हो। वहां पर अगर कहीं पर भी गरीबी है, तो वो गरीबी, या कहीं अगर रोजगार की कमी है, तो वो सरकार की कमी है। वो अनएम्प्लॉयमेंट का रोल ज्यादा है यहाँ पर। जी, तो अगर जो मुख्य मुद्दा है, जरूरत पड़ रही है, शेखर तो जी, ये तो जो मुख्य मुद्दा है, आप इसको विडंबना कर लीजिए हमारी भारतीय राजनीति की, कि उस पर चर्चा नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और आम आदमी भी उस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जबकि हमेशा उससे दो चार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर रोजगार पर ये सरकारें काम करें, तो शायद आरक्षण की बात क्या पिछड़ी जातियों के लिए भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उतना रोजगार हो। रोजगार आरक्षण आया तभी है जब लोगों की जरूरत ज्यादा है और रोजगार उतना नहीं है, तभी आपको आरक्षण की जरूरत पड़ती है। लेकिन रोजगार किसी भी सरकार का अब तक कोई ऐसा वो नहीं रहा है कि मुख्य मुद्दा वही हो, वो उस पर राजनीति करे। ये तो लोगों को इमोशनल करके उनकी जाति का नाम लेकर जो है वोट लेने वाली बात है। और बिहार में इस मुद्दे से कोई काम भी नहीं चलेगा, वहां पर जाति का ही कार्ड चलेगा, और वो कार्ड चल दिया गया है। अनंत अमित जी, नहीं देखिए, ये राजनीति का कार्ड नहीं है। जिस तरीके से यादव साहब कह रहे थे, निश्चित तौर पे अगर चुनाव के समय ही किया जाता, 2011 में क्यों किया गया? वो तो चुनाव के बाद किया जाता ना। लेकिन 2011 2010 में चुनाव होता है, 2011 में आयोग का गठन होता है, 2013 में आयोग के सर्वे रिपोर्ट देती है, 2014 से काम शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पे बीच के समय में, तो मैं प्रमोद जी से पूछना चाहता हूँ ना, आपकी 17 महीने की सरकार थी, आपने क्यों नहीं आयोग का गठन कर दिया था? प्रमोद जी जवाब दीजिएगा। 17 माह के कार्यकाल में आयोग का भी गठन हुआ था। मैंने तो 2 बार लगातार इस बात को कहने का काम किया कि कई आयोग के गठन हुआ, और जैसे ही सरकार से हम लोग अलग हुए, उन आयोगों को पुनः भंग कर दिया गया।
तो ये तो बार बार बोल रहे हैं। और सबसे नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है आशीष जी जी कि जब जातीय सर्वे हुआ और जातीय सर्वे में 94 लाख परिवार यानी कि राज्य की 34% आबादी 6,000 रुपया से कम पर गुजर बसर कर रही है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम प्रत्येक परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 2 लाख रुपया मुहैया कराने का काम करें। उसके अलावा जो भूमिहीन थे उनको 1 लाख रुपया और मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देने का काम करेंगे। ये महागठबंधन सरकार की, हम लोगों की ये घोषणा थी। लेकिन सरकार से जब हम अलग हुए तो उन घोषणाओं पर क्या काम इन लोगों ने करने का काम किया? डॉक्टर निहोरा प्रसाद जी इसका जवाब दीजिएगा। काम किया तो असल नहीं 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 नहीं, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जिस समय सर्वे हुआ था बिहार में, उस समय आरजेडी हम लोग के साथ नहीं था। सर्वे की घोषणा भी हुई तो उस समय हम लोग के साथ नहीं थे, बाद में आए। तो खैर उस सर्वे पर इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी 94 लाख की बात बोल रहे हैं, 2 लाख रुपया देने का, सरकार उस पर दे रही है। मैं 1 सेकंड में अपनी बात कहूंगा जी। शेखर जी के कुछ बातों से हमारी असहमति है। बार बार शेखर जी कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ये निर्णय लिया गया। देखिए, बिहार के पूरे निर्णय को आप अगर देखिए उलट करके, तो 2006 में महिलाओं के लिए पंचायती राज में, पिछड़ों के लिए पंचायती राज में, नगर निकाय में जो आरक्षण दिया गया, उस समय तो चुनाव का समय नहीं था। हमने उस समय भी कहा कि 2011 में जो सवर्ण आयोग बनाए गए, उस समय तो चुनाव नहीं था। हम चुनाव को बार बार कह रहे हैं कि हम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय नहीं लेते हैं। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो बिहार में स्वर्ण आयोग बने, उसकी रिपोर्ट भी आए और रिपोर्ट में 36% गरीबी रेखा से नीचे बताया गया कि 36% गरीबी रेखा से सवर्ण नीचे हैं। तो उस सवर्णों के लिए योजनाएं भी बनी, चाहे इंदिरा आवास का योजना हो या बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की योजना हो या जो भी और सामाजिक योजनाएं हैं, उस योजनाओं में उन्हें शामिल किया गया। नतीजा क्या हुआ कि जो सर्वे बिहार में हुआ, उसके बाद ये जो गरीबी रेखा घटा। यानी अगर अंशवत जी, मैं एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर निहोरा जी, रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि अब समय कम है। अंशवत जी, आप जवाब दीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। जी अंशवत जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चुनाव का मौसम है, चुनाव आने वाला है, कुछ 2-3 महीनों में चुनाव होने वाला है, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किस प्रकार से जो ये एनडीए गठबंधन है, किस प्रकार से तमाम चीजों को कर रहे हैं। सच्चाई ये कि ये तमाम चीजों पर जवाब नहीं दे सकते, इस वजह से ये कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा ठीक होती तो आप इन तब जो सिफारिशें जो पहले आपने ही लागू जो मिली थी आपके आयोग के गठन से 2011 में, उनको लागू करते। अगर आपकी नियत सही होती तो जो आपने ही कास्ट सर्वे जो रिलीज किया था नीतीश जी, आप उनको कुछ उस पर काम करते। लेकिन सच्चाई है कि आज आप ये जवाब नहीं दे पा रहे इन बातों पे कि आज आप एनडीए के सहयोगी दल है, आप मोदी जी के साथ बैठ के तमाम हंसी ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन बिहार को आज भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। आज भी जाति एक सबसे बड़ा मुद्दा है और आप जाति के आधार पे ही कब आप करेंगे। लेकिन जो आप जो पिछड़े वर्ग के लोग हो या सामान्य वर्ग के लोग हो, लेकिन उनको जो उनकी अति जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस चीज को आपने क्या काम किया, इस चीज का जवाब आप नहीं दे पा रहे। आप इस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो या सामान्य वर्ग के लोग हो, उनके लिए आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या आपने क्या भागीदारी की। अंशवत जी, आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपका डायमीटर जो है ना वो बहुत इधर उधर चला जा रहा है। एक सेंटर पॉइंट पर अगर आप बोलेंगे तो उसका जवाब मैं अनंत अमित जी से ले लूंगा। आप एक सेंटर पॉइंट पे बोलिए, आप बहुत ज्यादा इधर उधर चले जा रहे हैं। सेंटर पॉइंट स्पष्ट है। मैं सवाल इनसे ये कहना चाहता हूं कि आज एनडीए जो गठबंधन है वो अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है। कौन सी नाकामी अंश जी, वो नाकामी भी बताइए फिर, तभी तो जवाब लूंगा ना। नाकामी है किस प्रकार से भ्रष्टाचार एक के बाद एक पुल गिरता जा रहा है, किस प्रकार से आज बेरोजगारी एक सबसे बड़े मुद्दा है, किस प्रकार से जंगल राज एक मुद्दा है। इस वजह से और अरे भाई, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? क्या मैंने आप पुल नहीं गिरे? अच्छा ठीक है, 8 पुल, उसके अलावा
नहीं तो 8 पुल क्या छोटी बात है? अच्छा ठीक उसमें है, कितना आगे पैसा आगे लगा है? भ्रष्टाचार तो कई सारे होंगे ना, केवल पुल की बात है उसके सड़कों का अलावा। भ्रष्टाचार है, सड़कों का अरे कुछ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार आप लोग के भी टेन्योर में वो पुल बने थे, मैं भ्रष्टाचार की उस पर बात नहीं कर रहा हूं, पुल बने थे। अनंत अमित जी जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार पे देखिए बेरोजगारी पे। आशीष जी, वत्स जी को थोड़ी तैयारी करके आनी चाहिए। वत्स जी, 2-3 बात बताना चाहता हूं। इस भ्रष्टाचार की जननी इस देश में अगर कोई पार्टी का नाम है, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। आपकी पार्टी से आरजेडी ने सीखा, आरजेडी ने जो किया पूरा देश की जनता जान रही। हम विषय पर आते हैं। आशीष जी बार बार कह रहे थे, वत्स जी आप अगली बार जब आज रात को जरूर पढ़िएगा कि भिखारी ठाकुर जी को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। आप उनको जरूर पढ़िएगा। आप उनका नाम सुन के भी आश्चर्य कर रहे थे, आशीष जी कह रहे थे आपको। और भिखारी ठाकुर जी ने अपने जमाना में कहा था कि अखिया से दिन भर लोग गिरे ढर ढर, बलमुआ कहां गईला। ये आपके वजह से, कांग्रेस के वजह से हुआ था ये आज रात को जाके जरूर तैयारी करिएगा, पढ़िएगा भिखारी ठाकुर जी को। अंजी आप कुछ कह रहे हैं, अंजी का माइक ऑन किया जाए। अंजी प्लीज, क्या कह रहे थे आप? फिर मैं प्रमोद जी आपके पास आऊंगा। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता जो भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे, मैं उसी पे जवाब दे रहा अरे था। वो बिहार भिखारी में- ठाकुर पे बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार पे नहीं कर रहे थे भाई साहब। नहीं, उन्होंने शुरुआत में जो कहा था कि जो शुरुआत में उनका जो वक्तव्य था भ्रष्टाचार से, मैं उसी पे ही इनको बोल रहा था। ठीक है, उन्होंने जो अपनी बात को भ्रष्टाचार से शुरू की थी, मैं उसी पे इनको जवाब दे रहा था। ये हमें बोल रहे थे, तो मैं आज कह रहा था कि आज भ्रष्टाचार पे क्या बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में आज इतने ज्यादा ये लिप्त है कि आज एयरपोर्ट टूटने लग जाते हैं, जिसको कुछ महीने पहले मोदी जी उद्घाटन कर देते हैं। आज दरभंगा में मोदी जी एम्स लगाने की बात करते हैं, लेकिन वहां पे एक एम्स का पत्थर तक नहीं दिखता है। आज भ्रष्टाचार में इतने ज्यादा ये लिप्त है कि आज ये भ्रष्टाचार की क्या बात करें। ठीक है अनंत अमित जी जवाब दीजिए, फिर फाइनल कमेंट लेंगे। आनंद जी प्लीज। आशीष जी जिस दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं, तो अंश जी आपको पता होना चाहिए कि जब से हमारी 11 वर्षों से हमारी सरकार है केंद्र में, और हमने 18 नए एम्स का गठन किया है, ये 12वां है दरभंगा, और दरभंगा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, बार बार आपको एंकर साहब भी, आशीष जी भी कर रहे हैं, ये कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार की बात अच्छी नहीं लगती है। और बिहार में 2005 तक जितना आप लोगों ने भ्रष्टाचार और जंगल राज की बात की, ये जंगल राज को हमने खत्म करने का काम किया है, हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने खत्म किया है। और आज सुशासन की बात बिहार में हो रही है, तो ये एनडीए की वजह से हो रही है। ठीक है, फाइनल कमेंट लूंगा। प्रमोद जी आपसे शुरू करता हूं मैं। प्रमोद जी को आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर निहोरा जी आपसे फाइनल कमेंट 30 सेकंड। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि एम्स दरभंगा की बात उन्होंने कहा, तो कम से कम बात को समझ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया, वहां काम शुरू है, तो निर्माण तो शुरू है वहां दरभंगा में एम्स का। दरभंगा में एयरपोर्ट का हो ही गया है। अभी बाउंड्री आप वॉल देखा बन रहा कि है, अंश जी को नहीं जानकारी होगी, नए हैं। हाँ, अभी वहां पर बाउंड्री वॉल बनने का काम हो रहा है। पटना में नहीं पता एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो गया, बिहटा में एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है। तो विकास के जितने आयाम हैं बिहार में, उस आयाम को किए जा रहे हैं। एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग इसीलिए परेशान है, क्योंकि समझ रहे हैं कि 2025 के चुनाव हम आने वाले हैं नहीं, और तेजस्वी यादव ठीक है। अंश जी थोड़ा सा इस बात को समझिए कि जब हम कुछ कहते हैं तो तथ्यों पर भी ध्यान रखिए। वहां पर पहले फेज का काम शुरू हो गया है, चारदीवारी बन रही है। इस चीज को थोड़ा सा, मुझे लगता है फैक्ट्स एक बार चेक करके हमें ऑन एयर बोलना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, नौजवान हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। चीजों को और बेहतर करेंगे, उम्मीद करेंगे आप सीनियर प्रवक्ता बनेंगे। शेखर कुमार जी आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले SC ST OBC सबको आरक्षण मिल गया, अब सवर्णों को आरक्षण मिल जाएगा। तो इससे ही अगर राजनीतिक दलों के अगर हित सध जाते हैं तो जनता तो पीछे ही रह जाएगी। आरक्षण कोई जवाब नहीं है। इन आयोगों के गठन के बजाय अगर रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे, माफ करिए जेडीयू प्रवक्ता बता रहे थे कि जो रिपोर्ट आई है उसमें 35% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है सवर्णों के। तो अब अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, क्या उसके पीछे उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव हुआ है? नहीं, वो सरकार की नाकामी है अगर कहीं पर भी 35% लोग गरीबी ठीक की है। रेखा अनंत से अमित जी 30 नीचे। सेकंड प्लीज। अनंत जी देखिए, निश्चित तौर पे शेखर जी कुछ बात कह रहे हैं, वो 35 नहीं 36% था। और हमारी सरकार ने दोबारा आयोग का गठन किया है, निश्चित तौर पे उन 36% के विकास के लिए जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है, चाहे वो स्वर्ण क्यों नहीं, उनका विकास कैसे हो, इसीलिए आयोग का गठन किया गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार अपना काम करेगी और लोग काम करेगी। अंश जी 30 सेकंड प्लीज।
मैं आखिरी बात में बस यही कहना चाहूंगा कि आज जब चुनाव आ चुका है जी। तो आप चुनावी प्रयोग करने से कुछ नहीं होगा। आपको चलिए, कुछ कांग्रेस लाभ नहीं इसको होने चुनावी वाला है। प्रयोग मान रही है, आरजेडी इसको चुनावी प्रयोग मान रही है, लेकिन अनंत अमित जी और निहोरा प्रसाद जी जो जेडीयू और बीजेपी की तरफ से हुए, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसको लेकर बहुत लंबे समय से तैयारी चल रही थी। आप चारों खासों मेहमान का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनंत अमित जी, अंश जी, शेखर जी।